आओ जी शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये रहे आपके सामने। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सारी स्टोरी और सारी सिचुएशंस को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। आओ जी शुरू करें। एबीसी लिमिटेड इशूड 12% 1000 डिबेंचर्स ऑन 1st अप्रैल 18 को these debentures are redeemed on 31st of July 2020। कब रिडीम करना चाहती है? 31st of July 20 को। किस पे? एट पार। मैं भी जर्नल एंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं भी जर्नल एंट्रीज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुछ बातें समझाना जा रहा हूं आपको। तो ये रहा जी हमारे सामने सब कुछ। 1 अप्रैल 18 इस दिन क्या किए हैं? इशू। ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 19 को। अगला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 20 को। और इस साल से थोड़ा आगे चलते ही 31 ऑफ जुलाई 20 को क्या कर देंगे? रिडीम, मतलब रीपेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? रीपेमेंट कर देंगे। मतलब 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के बाद, यहां से 4 महीने के बाद डिबेंचर को क्या कर दिया जाएगा? रिडीम। चले अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मजा आने वाला है आपको। आओ जी शुरू करें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीआरआर इज क्रिएटेड। अभी हमने डीआरआर की बहुत सारी बातें करी है ना। DRR is created up to the 31st of March। कब तक बना लेना है हमें DRR बेटा? 31st of March। आप सभी लोग मेरे साथ साथ नोटिंग जरूर करेंगे, चाहे वो पहला लेक्चर हो चाहे ये वाला लेक्चर हो। बहुत सारे बच्चों के साथ ना मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है, सर सुन लिया था नोट नहीं किया। यार एक बात बताओ, जब आप लोग क्लास में आते हो क्या आप सुन के चले जाते हो या नोट भी करते हो? नोट करते हो ना साथ साथ। तो उसी प्रकार से जब जितना आपने समझ लिया, देखो अभी तक क्या होता था, आपको सर की स्पीड के साथ मैच करके नोट करना पड़ता था। टीचर बोलता था आप नोट करते थे, किसी कोई आगे होता था कोई पीछे होता था। यहां ना पूरा मेरा कंट्रोल आपके हाथ में है। अब जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो मुझे पॉज कर दो, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो वहां मुझे पॉज कर दो और उतना क्या कर लो? नोट कर लो। फिर आगे की बात सुनो, फिर पॉज करो, फिर नोट कर लो। चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कहीं भी कैसे भी, जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो, जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो वहां मुझे पॉज कर दो और उसे नोट कर लो। सिंपल सा फंडा है भाई, इतना आसान फंडा है। आओ जी, तो वो कहता है डीआरआर क्रिएट करेंगे 31st ऑफ द मार्च, 31 मार्च को। कौन सी 31 मार्च को? फॉर द नेक्स्ट ईयर रिडम्पशन, फॉर द नेक्स्ट ईयर रिडम्पशन, अगले साल की रिडम्पशन के लिए आपको 31 मार्च को, जो उससे पहले 31 मार्च आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे इस उदाहरण में मुझे 31 मार्च 20 तक क्या क्रिएट कर लेना चाहिए? डीआरआर। कौन सी 31 मार्च को डीआरआर बनेगा? कौन सी 31 मार्च को डीआरआर बनेगा? सर जिस साल से डिबेंचर रिडीम होना शुरू होंगे, जब डिबेंचर रिडीम होना शुरू होंगे उससे पहले जो 31 मार्च आएगी उस पे आप डीआरआर बना लेना, उस पे आप सारा डीआरआर बना लेना। सारा डीआरआर की क्या परिभाषा है, क्या मायने हैं, क्या मतलब है, मैं आगे चल के एग्जांपल में समझाऊंगा। बस आप मेरी बात को ध्यान रखना, जब मैं वहां जाके इसको उस बात से कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ आना चाहिए। मतलब जब डिबेंचर रिडीम होना शुरू होंगे उससे पहले वाली 31 मार्च पे, उससे पहले कितनी 31 मार्च निकल गई मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर उस 31 मार्च तक हमारा 25% या 100% डीआरआर बन जाना चाहिए। 25% कब? आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल में, और 100% कब? आउट ऑफ प्रॉफिट में। सर कब 25 होगा, कब 100 होगा? अभी बताया कुछ देर पहले। 25 कब होगा?
25 कब होगा? बोलो जल्दी बोलो, 25 कब होगा? सर 25 तब होगा, 25 तब होगा जब साइलेंट होगा। 100 कब होगा? जब 25 से पहले बना पड़ा हो या कंपनी कहे वी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड। गॉट इट? मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? पक्का? अच्छे से? आओ जी चलते हैं आगे, क्या कहता है वो। आओ जी, DRR इज क्रिएटेड अप टू द 31st ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर रिडम्पशन। अगले साल की रिडम्पशन से पहले, जिस साल रिडम्पशन होना है, जिस दिन रिडम्पशन होना है, उससे पहले वाली सॉरी, उससे पहले वाली 31 मार्च को आप DRR क्रिएट कर लेना। उससे पहले वाली 31 मार्च को आप DRR क्रिएट कर लेना। बच्चे ने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड राहुल। राहुल कहता है कि सर यदि डिबेंचर 31 मार्च को ही रिडीम होना हुआ तो, यदि डिबेंचर 31 जुलाई की बजाय 31 मार्च 2020 को ही रिडीम होगा तो, मैंने कहा सर उससे पहले वाली 31 मार्च 2019 को रिडीम कर देना। 31 मार्च 2019 को रिडीम कर देना, सॉरी DRR क्रिएट कर लेना। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? जिस दिन डिबेंचर रिडीम होना है उससे पहले वाली 31 मार्च पे आप DRR क्रिएट कर लोगे। दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं। वो कहता है ये DRR क्या है? DRR मींस क्रिएटिंग अ रिजर्व फॉर रिडम्पशन। क्रिएटिंग अ रिजर्व फॉर रिडम्पशन मतलब सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR हमने एंट्री कर दी, पर एक्चुअल रिडम्पशन के लिए रिजर्व चाहिए कि पैसा चाहिए? रिजर्व्स बनाना तो एक खेली है, रिजर्व्स बनाना तो एक खेली है। रिजर्व बनाने से एक्चुअल पैसों की प्रॉब्लम दूर नहीं होती। आप सोच के देखो, आपने एंट्री क्या करी? आपने एंट्री करी सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। आपने बुकिश रिजर्व बना दिया, आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो आगे चल के सॉल्व होगी अभी प्रॉब्लम। वो कहता है ये रिजर्व बना लिया आपने कि आपने एक प्रॉफिट सेट असाइड कर दिया, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉस के लिए, रिडम्पशन के लिए। वो कहते हैं आफ्टर द रिडम्पशन, जब डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे, जब एंट्री हो जाएगी X% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जब आप डिबेंचर को निपटा दोगे, पे कर दोगे, रिडीम कर दोगे, तो वो जो DRR बनाया था ना आपने रिजर्व, उस रिजर्व का कोई मायने नहीं है। उस रिजर्व को वापस ट्रांसफर कर दो जहां से वो आया था। प्रॉफिट से आया था तो प्रॉफिट में वापस भेज दो, पर उस प्रॉफिट में नहीं, दूसरे प्रॉफिट में। कौन से प्रॉफिट में? जनरल रिजर्व में। किसमें भेज दो? जनरल रिजर्व में। तो एंड द एंट्री वुड बी, वो कह रहा है आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंपनी मस्ट, वर्ड लिखा है मस्ट, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ DRR इनटू जनरल रिजर्व। मतलब DRR को निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जनरल रिजर्व में। और एंट्री क्या होगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। याद करो, जब DRR बनाया था तो DRR को क्रेडिट किया था, अब DRR को डेबिट करके खत्म कर दिया और ट्रांसफर कहां कर दिया? जनरल रिजर्व में। ट्रांसफर कहां कर दिया बेटा? जनरल रिजर्व में। ट्रांसफर कहां कर दिया? जनरल रिजर्व में। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? DRR टू जनरल रिजर्व, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। व्हाट इट? क्लियर है इतनी बात सभी को मेरे बच्चों को? पक्का? तो एंट्री क्या हुई? DRR टू जनरल रिजर्व। क्या बनाया था आपने एंट्री की थी, वही जगह नहीं है, सरप्लस टू DRR ये की थी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR। फिर DRR टू जनरल रिजर्व, तो DRR से DRR कट गया, एंट्री बनी सरप्लस टू DRR। मतलब आपने, याद करो पार्टनरशिप के अंदर क्या P&L एप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व नहीं डालते थे? क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग यहां नहीं लिखते थे टू जनरल रिजर्व? तो वही तो किया मैंने।
पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डीआरआर में ले गया, फिर डीआरआर को कहां ले गया, जनरल रिजर्व में। तो एंट्री यही बनी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से, लॉजिकली? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्लियर है जी? पहला पॉइंट था कि डीआरआर कब बनाना है, 31 मार्च को, रिडम्पशन से पहले वाली। कितना बनाना है, 25 या 100? ठीक है। फिर वो कहता है जब डिबेंचर रिडीम हो जाएगा, जब डिबेंचर रिडीम हो जाएगा जस्ट उसके बाद डीआरआर के बैलेंस को उठा के कहां डाल देना, जनरल रिजर्व में। मैंने कहा गॉट इट, समझ गया मैं इतनी बात। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन में आ सकती है। टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डीआरआर, किसको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, किन लोगों को डीआरआर नहीं बनाना? पहला, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं बनाना, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर नहीं बनाना। यदि वो लोग अपने डिबेंचर रिडीम करेंगे तो डायरेक्टली रिडीम कर देंगे, उनको डीआरआर के पंगे में नहीं पड़ना। सर कौन से वाले? जो रेगुलेटेड होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो आरबीआई से रेगुलेटेड होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहला। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज को, कौन सी कंपनीज को? बैंकिंग कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सर क्यों नहीं है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। ओनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे, ओनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है कंपनी कन्वर्ट द डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब कंपनी रिडम्पशन के वक्त पैसा देने की बजाय, कंपनी रिडम्पशन के वक्त पैसा देने की बजाय अपनी कोई और सिक्योरिटी, अपनी कोई और सिक्योरिटी इन एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को दे देगी। मतलब जब डिबेंचर होल्डर को पैसा देने का वक्त आएगा तो कंपनी उनको पैसा देने की बजाय या तो अपने कंपनी के शेयर्स दे देगी, या नए डिबेंचर इशू कर देगी, या प्रेफरेंस शेयर दे देगी, या बॉन्ड दे देगी, या कोई और सिक्योरिटी दे देगी। मतलब कुछ भी दे देगी पैसे देने की बजाय। सर क्या है कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है? तो जवाब है नहीं। कंपनी को इशू के टाइम ही, कंपनी को इशू के टाइम ही ये बताना पड़ेगा कि हम उस टाइम पर फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर कर देंगे। मींस रिडम्पशन के वक्त हम आपको पैसा देने की बजाय अपने शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, उस टाइम के प्राइस से कन्वर्ट करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 100 रुपए का डिबेंचर दिया, 5 साल बाद जब मैं आपके पैसे वापस करूंगा 100 रुपए, उस वक्त मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर इश्यू कर दूंगा जो भी प्राइस चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि 20 रुपए चल रहा होगा उस टाइम पे मेरे कंपनी के शेयर का प्राइस, तो मैं आपको 5 शेयर दे दूंगा 20-20 रुपए वाले, तो आपके 100 रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही कंपनी जो फुली कन्वर्टेबल कर सकती हैं अपने डिबेंचर को, उन्हीं लोगों को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से भी कौन कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई से गवर्नड और रेगुलेटेड है, और दूसरी कौन? बैंकिंग कंपनीज। इन लोगों को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब आप फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सर कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व, और दूसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सर ये किस बला का नाम है? दैट इज कॉल्ड DER, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये दो रिजर्व भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं डीआरआर बनाने के लिए। मतलब आपको याद है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डीआरआर, मतलब सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से डीआरआर बनेगा नहीं। जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व यदि कंपनी के पास पड़ा हुआ है तो कंपनी उन रिजर्व्स को भी यूटिलाइज करके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना सकती है। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या है?
ये बात आप कुछ इस प्रकार से समझें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा का इस साल बिजनेस बहुत बढ़िया चला, बहुत ही जबरदस्त। तो पापा ने मेरी पॉकेट मनी 5 गुना बढ़ा दी। जहां मुझे 1000 रुपए मंथली दिया करते थे, वहां 5000 मंथली देने शुरू कर दिए। नेक्स्ट ईयर बिजनेस में डाउनफॉल आया, पापा ने फिर 1000 कर दी। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने खर्चे मेंटेन कर चुका हूं 5000। मेरी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट से बढ़ चुकी हैं। उसी प्रकार से कंपनी का यदि किसी साल प्रॉफिट जबरदस्त हो जाए, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो कंपनी तब भी अपने शेयर होल्डर को हाथ खींचकर एक लिमिटेड अमाउंट का डिविडेंड ही देती है, एक लिमिटेड परसेंटेज डिविडेंड ही देती है, 15%, 20%, 18%। ये नहीं कि 50% डिविडेंड दे दिया। ऐसा करने से शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमने इस बार 200 टाइम 200% ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो हम अपने डिविडेंड को भी 200% बढ़ा नहीं देंगे। हम जितना डिविडेंड देते थे उतना ही देंगे, पर आगे के लिए रिजर्व बना के रख देंगे डिविडेंड के लिए। मतलब बुरे वक्त में भी, कम प्रॉफिट के समय भी, स्लो डाउन के समय भी, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के वक्त भी हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते रहें। मेरे पेरेंट्स ने मेरी इस सिचुएशन में भी पॉकेट मनी बंद नहीं करी। बुरे वक्त में भी पॉकेट मनी इक्वल मिलती रहे, बराबर मिलती रहे। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का रिजर्व बना देती हैं फ्यूचर में डिविडेंड देने के लिए अपने शेयर होल्डर को। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इस रिजर्व को भी यूटिलाइज किया जा सकता है डीआरआर बनाने के लिए। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत है सभी लोग? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है? ठीक है जी, मैं दोबारा से एक बार चारों पॉइंट रिवाइज करा देता हूं। डीआरआर बनेगा 31 मार्च तक। ठीक है, डीआरआर बनाने के बाद, रिडम्पशन करने के बाद डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। डीआरआर बनाने की एंट्री होगी सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डीआरआर, और बाद में एंट्री होगी डीआरआर टू जनरल रिजर्व। किसको डीआरआर नहीं बनाना? ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो आरबीआई से रेगुलेटेड है। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज को। किस सिचुएशन में नहीं बनाना? यदि वो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो। यदि वो क्या इश्यू कर रहे हैं? फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यदि वो लोग भी कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू नहीं कर रहे, तो उन लोगों को भी डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक बैंकिंग कंपनी पार्टली कन्वर्जेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो क्या इसको डीआरआर बनाना है या नहीं बनाना? अब बच्चे सोचेंगे, यार सर ने कहा था बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना होता, तो बच्चे नो लिख देंगे। तो आंसर है यस, बनाना पड़ेगा। गलत कर दिया, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ कब नहीं बनाना? यदि वो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केसेस में ही आपको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आ सकता है। वो उल्टी बात भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और जी आगे, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या बनाने के लिए? डीआरआर बनाने के लिए। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो जी आगे की बात पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। बेटा सिर्फ रिजर्व ही नहीं बनाने होते, सिर्फ रिजर्व ही नहीं बनाने होते। मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ रिजर्व ही नहीं बनाने होते। रिजर्व बनाने के साथ साथ हमें कुछ पैसा बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी वाइफ मुझसे हमेशा पूछती है, पारस जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ पैसा वैसा जोड़ रहे हो? मैं कहा हाँ, पहले मेरा 1 कमरे का कोचिंग था, मेरा 8-9 कमरों का कोचिंग हो गया। पहले मेरे 1 कोचिंग थे, ऐसे मेरे 4 कोचिंग हो गए। ऐसे पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूं। कह रही पारस जी आप पढ़े लिखे तो बहुत हो, पर बात मूर्खता वाली कर रहे हो। मैं कहा क्यों? इतना पैसा तो मैं जोड़ता चला जा रहा हूं। कह रही कहां जोड़ रहे हो? मैंने कहा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा हूं। कह रही कि जब बच्चों को बाहर लंदन पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा तो पैसा कहां से आएगा? उस टाइम क्या आप अपना कोचिंग बेचोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, कोचिंग क्यों बेचेंगे भाई, ऐसा शुभ शुभ बोल, ऐसी गंदी बात क्यों कर रही है भगवान? तो बोली फिर क्या करोगे? मैंने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं कभी। उस टाइम तो एक्चुअल पैसों की जरूरत होगी। कह रही काम करो, सारा का सारा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट मत करो, कुछ पैसा बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट कर दो, बाहर भी एफडी करवा दो।
मैं तो कितने साल की एफडी करवाऊं? कह रही बड़े बेवकूफ हो। मैं कैसे बोल रही है, वाइफ है तू मेरी। कह रही और क्या इतने पढ़े लिखे इंसान आपको ये नहीं पता? मैं कहा हाँ। मैं कहा बताओ कैसे? कह रही देखो हमारा बेटा अभी 6 साल का। मैं कहा हाँ बिल्कुल। कह रही जब वो 21 साल का होगा तो हम उसे हार्वर्ड भेजेंगे पढ़ने के लिए। मैं कहा अच्छा जी। कह रही कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जो 15 साल बाद मैच्योर हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आज 6 साल का है, जब 21 साल का होगा तब मुझे उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, तो उस 15 साल बाद मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालूं जो 15 साल बाद मैच्योर हो जाए, रिडीम हो जाए, जिससे पैसा लेके बेटे को दिया जा सके। उसी प्रकार से हम डीआरआई क्रिएट करेंगे, डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे बिजनेस के बाहर। दोबारा से सुनो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या है सर ये? हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर, कि रिडम्पशन के टाइम हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो। रिडम्पशन के टाइम हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो, मतलब कहने का मतलब वापस आओ, बच्चों की शादी के वक्त या बच्चों की फर्दर एजुकेशन के वक्त हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है उनको देने के लिए। बिजनेस तो बहुत अच्छा है बेटा। मेरे पापा एक बात कहते हैं हमेशा कि बिजनेस में पैसा डालना आसान है, उसमें से निकालना मुश्किल है। निकालने से बिजनेस की स्केलेबिलिटी छोटी होती है, और वो कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन, व्यापारी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस का स्केल छोटा हो। बड़ा करना आसान है, छोटा करना मुश्किल है, और छोटा कोई करना चाहता भी नहीं। तो उस टाइम पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा आप आज ही, जब हमें पता है कि हमें 30 जून 2020 को डिबेंचर को रिडीम करना है, तो हम आज ही छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट खरीद के बाहर रख लें। हम छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट खरीद कर बाहर रख लें, सो दैट कि रिडम्पशन के टाइम जाएं, फटाफट उस इन्वेस्टमेंट को बेच दें, और पैसा लेके जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट बनाई थी वो पर्पस फुलफिल कर लें। तो बड़ा छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल तो अपना पर्सनल, मैं हर साल अपने सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगा देता हूं, कुछ पैसा गोल्ड में लगा देता हूं। कुछ पैसा प्रॉपर्टी में, कुछ पैसा गोल्ड में। सर प्रॉपर्टी में इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म है, और गोल्ड में इसलिए कि उसमें हाईली लिक्विडेबल है, जब चाहो बेच दो, पैसा मिल जाएगा। मैंने खूब सारा गोल्ड खरीद के रखा हुआ है कि जब भी मुझे बच्चों को अब खूब सारा पैसा देना होगा, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनके बिजनेस सेटअप के लिए, तो मैं सिंपली काम करूंगा, प्रॉपर्टी बेचूंगा। देखो आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी कुछ लाखों में, जब मेरे बच्चे 20-20, 21 साल के हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी बिकेगी कुछ करोड़ों में, तो ऑटोमेटिकली मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा, पैसा लूंगा और बच्चों को दे दूंगा जिस पर्पस के लिए उनको चाहिए होगा। सेम एज इन द केस ऑफ गोल्ड। हो सकता है प्रॉपर्टी एक बार को जल्दी से ना बिके, पर गोल्ड तो हाथों हाथ बिक जाएगा। मैंने खूब गोल्ड खरीदा ऐसे 50-50 ग्राम्स के, 100 ग्राम्स के बिस्किट्स परचेज, कॉइन्स परचेज कर लिए गोल्ड के। हाँ, ऑर्नामेंट्स नहीं बनवाए, वो कह रहा है ऑर्नामेंट्स बनवाए, नहीं ऑर्नामेंट्स नहीं बनवाए। ऑर्नामेंट्स बनवाने में लॉस है। क्या लॉस है ये बताऊं बेटे? आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, चलो सुनो। नुकसान ये है, लॉस ये है कि पहले जब बनवाओगे तो मेकिंग दोगे, बनवाने की कॉस्ट, और कल को जब बेचोगे तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट दोगे, तब भी कुछ पैसे डिडक्ट होंगे। तो आज बनाने के लिए दो, कल को डिसमेंटल करने के लिए दो, तो कुछ परसेंटेज कट जाती है। तो रादर देन आप गोल्ड का कॉइन या गोल्ड का बिस्किट परचेज कर लें, सो दैट कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, आपके पैसे कटेंगे ही नहीं उस केस में। उस केस में कोई डिडक्शन नहीं होती। वो बच्चा कह रहा है सर गोल्ड के कॉइन्स और गोल्ड के बिस्किट्स कहां रखे हैं? नालायको, क्लास में दिए गए सभी उदाहरण है, ये सब काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भावुक हो जाते हो यार। वो कह रहा है सर हम तो खुश हो रहे थे आपके पास गोल्ड के कॉइन पड़े होंगे, गोल्ड के, क्लास में कभी आएंगे तो आप दिखाओगे। अबे यार कैसे गरीब आदमी से कैसे कैसे मजाक कर रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ वापस अपनी बात पे आओ। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? हमें इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? इन्वेस्टमेंट। कितनी करनी है? आओ पढ़ते हैं। कंपनी shall invest the amount at least equals to 15%
ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीमेबल बाय द कंपनी। मतलब कंपनी यदि 1 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रही है, यदि कंपनी 1 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रही है, तो उसको 15% मतलब सिर्फ 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। सर ऐसा क्यों? मैं आपको समझा देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। ऐसा है, 15% की इन्वेस्टमेंट कर लो, जब डिबेंचर रिडीम करोगे तो वो बेच देना, 15% पैसा आ जाएगा। 10% हमारे पास भी पड़ा होगा, 75 का लोन लेंगे बाहर से, 100 रुपए वापस कर देंगे। 15 इन्वेस्ट करो, 10 मेंटेन करो, 75 का लोन ले लेना। समझ गए बात? बहुत आसान है। आओ वापस आओ, कितनी डीआरआई बनानी है, कितनी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है, जितने के डिबेंचर रिडीम करने हैं अगली बार मतलब 30 जून 2020 को जितने के डिबेंचर रिडीम करने हैं, उसका 15% उसकी फेस वैल्यू का, उसकी याद रखना फेस वैल्यू का 15% आपको डीआरआई बना लेनी है, आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी है बिजनेस के बाहर। सर कब तक कर लेनी है? अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर ऑन 30th अप्रैल करंट ईयर। जिस साल डिबेंचर रिडीम होने हैं उसकी 30 अप्रैल तक, कब तक? 30 अप्रैल तक, 30/4 तक, 30 अप्रैल या उससे पहले, 30 अप्रैल या उससे पहले। जनरली क्वेश्चंस में 1 अप्रैल को ही क्रिएट कर दी जाती है, जनरली क्वेश्चंस में 1 अप्रैल को ही क्रिएट कर दी जाती है। डेडलाइन 30 अप्रैल है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट खरीद लो। और एंट्री क्या होगी खरीदने की? बहुत आसान है, डीआरआई अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट खरीदी, पैसा चला गया, बेचोगे कब? फिर उसे बेच दोगे। जब रिडम्पशन का वक्त आएगा उसे जस्ट बिफोर, 1 दिन पहले 2 दिन पहले जाना, उसको बेचना, पैसा ले लेना। एंट्री क्या होगी? डीआरआई इज सोल्ड, डीआरआई इज सोल्ड, बेच दो डीआरआई को जस्ट बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन से पहले इस डीआरआई को क्या कर दो? बेच दो। बेचोगे तो क्या होगा? पैसा आ जाएगा। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। पैसा आया, डीआरआई बेच दी, दैट्स इट, खत्म। सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अभी मैं सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको जोड़ के दिखाऊंगा। आज हमने क्या पढ़ा मैं फटाफट बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हमने आज। क्या था पहला पॉइंट? कि डीआरआई बनानी है 31 मार्च तक, डीआरआर बनाना है। फिर जब डिबेंचर रिडीम हो जाएगा तो डीआरआर को उठा के जनरल रिजर्व में डाल देना है, तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व। फिर किसको डीआरआर नहीं बनाना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो आरबीआई से गवर्नड है और बैंकिंग कंपनीज को। कब नहीं बनाना? जब फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे। चौथा, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को भी यूटिलाइज किया जा सकता है डीआरआर बनाने के लिए। नेक्स्ट, डीआरआई बनानी है, डीआरआई खरीदनी है। कब? जिस साल डिबेंचर रिडीम करने हैं उससे पहले जो 30 अप्रैल आएगी उससे उस दिन या उससे पहले डीआरआई खरीद लेनी है। कितनी खरीदनी है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू। याद रखना कितनी? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम इन द नेक्स्ट ईयर। आगे जब खरीदोगे तो क्या होगा? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब बेचोगे तो बैंक टू डीआरआई। अच्छा जी, खत्म बात। बेचनी कब है? रिडम्पशन से जस्ट पहले बेच देना। गॉट इट? पक्का? चले, ठीक है जी। टाटा, बाय बाय, सी यू। प्रैक्टिकली चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।